अस्सलाम वालेकुम यार, कैसे हो तुम लोग? ठीक ठाक हो? होपफुली तुम लोग की यूग्रेड की एप्लीकेशन अच्छी जा रही होगी और तुम लोगों ने अपनी एसओपी लिख ली होंगी, बट स्टिल लास्ट टाइम तक जो है अपनी एसओपी को रिवाइज करना चाहिए ताकि एक बेटर वर्जन निकल के आए। सो लॉट ऑफ पीपल हैव बीन आस्किंग मी कि बीबीए से जो है वो कोई एलुमनाई लेके आए ताकि उनका पर्सपेक्टिव वगैरह इस तरह का कुछ जाना जाए। सो टुडे वी हैव कैसर विद अस। तो कैसर, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है। मेरा नाम कैसर जावेद है। मैं करंटली आईबीएम में फोर्थ ईयर में पढ़ रहा हूँ। बीबीए का स्टूडेंट हूँ। मार्केटिंग में मेजर कर रहा हूँ। और मैं कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी बेकरसी में प्लेस हुआ था इन फॉल 2023। गुड हो गया कैसर। अच्छा, मैं बताना चाहूंगा कि मैंने और कैसर ने अपनी जो यूग्रेड की जर्नी है हम दोनों ने ऑलमोस्ट साथ किया। ठीक है, जितना मैं घूमा हूँ उतना एक आधी जगह शायद शायद ऊपर नीचे, बाकी हमने मतलब ट्रैवल एक्सपीरियंस हम दोनों का साथ है। तो काफ़ी अच्छी मेमोरीज है कैसर के साथ मेरी। तो कैसर, मैं सबसे पहले डायरेक्ट एसओपी राइटिंग पे आऊंगा क्योंकि आपको पता है यूग्रेड का जो है सबसे मेन चीज़ यही है यूग्रेड एप्लीकेशन के अंदर, बाकी सारी चीज़ों से पहले जो आपको सिलेक्शन के करीब लेके जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपना एसओपी राइटिंग का प्रोसेस थोड़ा सा एक्सप्लेन करें स्टूडेंट को कि आपने किस तरह एसओपी लिखी। बिल्कुल अली, आप सही कह रहे हैं। एसओपी जो है आपकी एप्लीकेशन का एक तरह से जिस्ट है। बहुत एक बड़ा रोल प्ले करता है मेरे हिसाब से। आपकी जो मोस्टली जो शॉर्ट लिस्टिंग होती है वो एसओपी पे ही होती है। तो एक स्टूडेंट का, एक एप्लीकेंट का एसओपी अच्छा होना, स्ट्रांग होना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं अगर अपनी बात करूँ तो आई थिंक मैंने कोई हफ्ता डेढ़ हफ्ता तो लिया था एसओपी के हवाले से। और मैंने मेक श्योर किया था कि मैं जो भी लिखना चाह रहा हूँ, क्योंकि हमारे वर्ड लिमिट जैसे सबको पता है बहुत कम होती है, 200 to 250 वर्ड्स में ना। आपने सारी चीज़ें लिखनी होती है, तो सबसे मेजर पॉइंट यही आ जाता है कि आपने उसको कंसाइज रखना है। आपने मेक श्योर करना है कि जो भी आप डिस्कस करना चाह रहे हो उसको लाइक, ऑब्वियसली आप सिर्फ एक बात पे तो पूरी एसओपी लिखोगे नहीं। आप अपना जो भी आपकी जर्नी रही है थ्रू आउट, अभी एकेडमिक हो, प्रोफेशनल हो, या किसी भी तरह की हो, आप उसको किस ओवरऑल समराइज करना चाह रहे होगे। तो आप सबसे पहली सजेशन जो होगी वो यही होगी कि आप किसी एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट को लेकर ड्रैग ना करो। बहुत कंसाइज रहो, बहुत टू द पॉइंट रहो, और मेक श्योर करो कि वो 200 से 250 वर्ड्स में आपका पूरा का पूरा मैसेज एक मिनिमल वे में बेसिकली डिलीवर हो जाए। तो मैंने मेक श्योर ऐसे ही किया था। अपनी जो जिस्ट रखी थी अपनी एसओपी की, वो इसी के अराउंड रखी थी। ठीक हो गया कैसर। एसओपी राइटिंग के अंदर आप यही कहना चाह रहे हैं कंसाइजनेस जो है वो मेन उसके ऊपर फोकस करें। अच्छा क्या सर, अब जो है कुछ मिस्टेक्स के बारे में भी कुछ बताएं कि आपके ख्याल में एसओपी के अंदर किस कुछ क्या ऐसी मिस्टेक्स हैं जो सिलेक्शन के चांसेस जो हैं उनको कम कर सकती हैं स्टूडेंट्स के, इसके बारे में कुछ बताएं। आई थिंक जेनेरिक नहीं होनी चाहिए इतनी। अक्सर मेरे पास भी स्टूडेंट्स या एप्लीकेंट्स, एस्पायरिंग एप्लीकेंट्स जो हैं, वो लेकर आते हैं एसओपीज अपनी, और मैं अगर उनको रीड आउट कर रहा हूँ तो मुझे यही लग रहा होता है कि तकरीबन सब में सिमिलर बात है, बहुत जनरल सी बात है। अमेरिका की तारीफ की हुई है, अपने ड्रीम के बारे में बताया हुआ है कि उनको अमेरिका जाना है, ट्रैवल करना है, जो कि देखा जाए तो एक किसी एप्लीकेंट को स्टैंड आउट नहीं करवाती ना। अम, एक मिस्टेक जो है वो सबसे बड़ी ये होगी कि आप एआई का यूज़ करो ऑब्वियसली। वो बिल्कुल मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, नहीं करनी चाहिए। दूसरा ये कि आप उसको, अम, आपको ऑल्दो इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, बट किसी भी प्रीवियस एप्लीकेंट का या कोई पहला कैंडिडेट रहा है, अगर आप उसकी उस कॉपी करना चाह रहे होगे या उनसे आइडियाज लेना चाह रहे होगे, और अपनी एसओपी में वो एग्जैक्ट सेम चीज़ या सिमिलर चीज़ लिखोगे ना कहीं से अगर उनको फील हो कि आपने ऑथेंटिक नहीं रखी अपनी एसओपी, और ट्रू नहीं रखी बिल्कुल, अपनी अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी प्रोफेशनल, अपनी बेसिकली अपनी लाइफ के हिसाब से अगर आपने नहीं रखी उसको, तो वो आई थिंक आपके लिए एक बहुत नेगेटिव एस्पेक्ट हो जाएगा, बहुत नेगेटिव फैक्टर हो जाएगा अमंग अदर एप्लीकेंट्स। तो आपने बस मेक श्योर करना है कि जो भी आप लिख रहे हो, जो भी आपने मेंशन किया वो आपके अपने बारे में हो, वो जितना सच हो, जितना ऑनेस्ट हो, उतना बेहतर है। अच्छा कैसे, इस पे मैं एक पॉइंट और भी ये ऐड करना चाहूंगा कि उनको पता लग जाता है कि ऑथेंटिक नहीं है एसओपी, बिकॉज दे आर डूइंग इट फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम और उनका काफ़ी एक्सपीरियंस है, सीधी सी जो बात है। तो वो डिटेक्ट कर लेते हैं। और एसओपी के रिलेटेड मैं यही कहना चाहूंगा कि जितनी प्योरिटी हो ना इसके अंदर, ठीक है, जितनी प्योर हो उतना जो है वो बेटर है। अच्छा कैसर, अभी आप जैसे कि बीबीए मेजर से हैं, ठीक है, तो इसके बारे में कुछ बताएं कि जो बीबीए के बच्चे हैं बिजनेस के इस साइड के, उनको किस तरह की सर्टिफिकेशंस जो हैं
वो ऐड करनी चाहिए। जैसे कि मैं बायोटेक के बच्चों को गाइड करता हूँ कि आप ये कैटेगरी की सर्टिफिकेशन यूज कर सकते हैं अपने मेजर के रिलेटेड, जो आपकी एसओपी को स्टैंड आउट करा सकती हैं, और सर्टिफिकेशन में भी आप ऐड कर सकते हैं। तो बीबीए के बच्चों के लिए कुछ बताएं कि क्या चीज़ें हो सकती तक बिजनेस के हवाले से बात है, बीबीए का स्टूडेंट अगर कंसिडर करे, अगर एप्लीकेंट हो तो सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि जो यूग्रेड और यूएससीएफपी जिसको इंपॉर्टेंस देता है, जिनको बहुत कंसिडर करता है, वो है आपकी सोशल एक्टिविटी, सोशल इंटर्नशिप। आपने किसी भी तरह से एक सोसाइटी में अगर कंट्रीब्यूट किया है, आपने किसी एनजीओ में काम किया है या किसी भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है जो कि फॉर एग्जांपल एक अंडर प्रिविलेज्ड कम्युनिटी को पढ़ा रही है। फॉर एग्जांपल मैं अगर एक ऑर्गेनाइजेशन का अगर नाम लूँ तो टीसीएफ बहुत एक्टिवली काम करती है इस पे। बाकी मैं अगर अपनी पर्सनल बात करूँ तो मैंने एक इंटर्नशिप की थी उसमें, मेक अ विश पाकिस्तान में। तो इस टाइप की इंटर्नशिप जो है ना, आपको बहुत स्टैंड आउट करवाएंगी और एक ऐसा इंप्रेशन देगी कि आप बेसिकली सोसाइटी को गिव बैक करने के लिए रेडी हो। उसके अलावा एक बीबीए स्टूडेंट के लिए एक अगर कुछ इंपॉर्टेंट होता है जो कि वो मेंशन करवा सकता है, वो है उनकी लीडरशिप स्किल्स, उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। उसमें 1 2 3 करके बोलूँ ना, वापस कंटिन्यू हो जाएगा। क्या बोल रहा था? हाँ। अच्छा हाँ, 1 2 3 तो लीडरशिप स्किल्स में आप ये मेंशन कर सकते हैं या ये शो कर सकते हैं कि आपने अपने कॉलेज के दिनों में, स्कूल के दिनों में सोसाइटीज में कितना एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है। तरह तरह की सोसाइटीज होती हैं, आपने अगर एक बड़ी पोजीशन पे काम किया है, लोगों के साथ कोलैबोरेट किया है, टीम वर्क शो किया है, तो वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। इस तरह की सर्टिफिकेशंस, इवन यूनिवर्सिटी में भी अगर आपने सोसाइटीज में काम किया है या किसी और तरह से इवेंट मैनेज किया है, तो आप वो मेंशन कर सकते हो। उस तरह की सर्टिफिकेशंस जो है ना, बेसिकली आप शो कर सकते हो, जो कि आपको एक एडवांटेज जरूर देंगे। ठीक हो गया क्या सर? इट वाज अ गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम योर साइड। होपफुली व्यूअर्स के लिए इससे कुछ जो है वो इन्फॉर्मेशन उनके लिए बेनिफिशियल होगी। अच्छा क्या सर, अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे एसओपी का एक पार्ट होता है फ्यूचर गोल्स, या आप यू ग्रेड में क्या कंट्रीब्यूट करोगे वापस आके। तो अब जैसे डिफरेंट मेजर्स के बच्चे होते हैं ना, जैसे हमारे जो बायोटेक के बच्चे हैं, तो मैं उनको मोस्टली रिसर्च रिलेटेड ही जो है वो गाइड करता हूँ कि आप इस साइड पे बात करें कि हम यूएसए में एक्सप्लोर करना चाहते हैं, वहाँ की जो रिसर्च हो रही है, और पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाएंगे इस तरह का कुछ। तो जो बीबीए के बच्चे हैं, उनका जो फाइनल गोल होगा एसओपी के अंदर, ऑब्जेक्टिव्स वाला पार्ट होता है ना, तो उनका जो ऑब्जेक्टिव वो बीबीए के साथ अलाइन होना जरूरी है। अगर अलाइन हो तो किस तरह हो सकता है? आपने क्या रखा था अपना ऑब्जेक्टिव, मतलब एसओपी के अंदर क्या गोल शो किया था? और अगर डिफरेंट भी रख सकते हैं तो ये भी बताएं कि मेजर से डिफरेंट भी हो सकता है। आई थिंक आपका जो आपके जो बेसिकली गोल्स हैं वो अलाइन, ऑल्दो टू सम एक्सटेंट होना ज़रूरी है आपकी डिग्री के हिसाब से, या एटलीस्ट आप उन जो आप बेसिकली कोर्स पढ़ना चाहते हैं वहाँ पे उनके साथ अलाइन ज़रूर हो। बट उसके अलावा जो मैं ये बोलूँगा, आपके गोल्स क्लियर ज़रूर होने चाहिए। क्लैरिटी जो है ना, वो आपको, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा। आपने अगर ऐसी हवा में कुछ बोल दिया या कुछ ऐसा मेंशन कर दिया जिससे पता चल रहा है कि बंदा जो है क्लियर नहीं है, तो वो आपके लिए फायदेमंद नहीं होगा। आपका वेल थॉट गोल होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपने अमेरिका में आप स्पेसिफिकली क्या जाके सीखना है, और कैसे आपकी जो है बेसिकली एकेडमिक लाइफ में या प्रोफेशनली भी कैसे वैल्यू ऐड करेगी ये होल सेमेस्टर एक्सचेंज वाली जर्नी। उसको आप मेंशन करो, एंड देन अगेन आप सिर्फ अपने हद तक ना रहो। आपको ये भी बताना होगा अपने उसमें ऑब्जेक्टिव्स में, कहीं ना कहीं ये भी मेंशन करना होगा कि आप सोसाइटी को गिव बैक कैसे करोगे। आप पाकिस्तान वापस आकर पाकिस्तान की भलाई के लिए क्या कर सकते हो। तो वो 2 3 चीज़ें हैं जो कि आई थिंक मेंशन करना बहुत ज़रूरी होती हैं। और हाँ हाँ, आई थिंक यही एक टिप है इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में जो मैं दे सकता हूँ, मैं देना चाहूँ। अच्छा क्या सर, अब थोड़ा सा एक डिफरेंट सवाल पूछते हैं आपसे। यूग्रिड जैसे एक प्रोग्राम है जिसके ऊपर आप और मैं दोनों गए हैं, तो लोगों की नज़र में ये जस्ट एक सेमेस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम है जिसमें आप एक सेमेस्टर बाहर जाके पढ़ के आते हो, ठीक है। तो आपके ख्याल में इसका एक ओवरऑल किस तरह आप इसको एक्सप्लेन करना चाहोगे, और आपका एक्सपीरियंस किस तरह का रहा? कैसे लोगों से आप मिले, ठीक है। मतलब एक नॉर्मल, जैसे हम सब अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में हमारे फ्रेंड सर्कल होता है या जो चीज़ें चल रही होती हैं, तो यूग्रेड पे हम आके एक कम्युनिटी बनती है छोटे से लोगों की, तो वो किस तरह का एक्सपीरियंस रहा आपका? और ट्रैवल एक्सपीरियंस के बारे में भी कुछ बताएंगे, किस तरह क्या चीज़ें। आई थिंक जो यूग्रेड का परसेप्शन है कि ये बहुत
अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा और लोग मिलेंगे जुलेंगे घूमेंगे फिरेंगे ट्रैवलिंग। आई थिंक वो सब तो होता ही है, बट उसके साथ और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि लोग फॉर ग्रांटेड लेते हैं, या लोग अभी गए हुए नहीं होते तो वो आई थिंक वो नहीं कर पा रहे होते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता कि और क्या क्या चीज़ें हैं जो कि ये आपका जो जर्नी है वो आपको दे सकेंगे। आई थिंक उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है जब आप यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हो उन टीचर्स से, उन इंटरनेशनल प्रोफेसर्स के गाइडेंस से जब आ जाते हो तो आप उनके साथ जो नेटवर्किंग कर सकते हो वो आपको फर्दर फ्यूचर में काफ़ी हेल्प आउट कर सकती है, अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं हम आपको। और इवन अगर आप कनेक्टेड रहो तो एक बहुत अच्छी सोर्स ऑफ मेंटोरशिप होती है, स्पेशली द प्रोफेसर्स जो जिनके साथ आप लिंक्स बनाओगे। उसके अलावा मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया, मुझे अच्छा जब मैं जाने वाला था तो मेरे मन में यही था कि मैं जहाँ जाऊँगा वहाँ पे मुझे अमेरिकन रूममेट मिलेगा, या फिर बेसिकली लोकल्स ही होंगे जिनके साथ मैं इंटरेक्ट करूंगा, और मैं बेसिकली सिर्फ अमेरिका अमेरिका का कल्चर सीखूंगा, या कॉन्टिनेंट के हवाले से नॉर्थ अमेरिका का कल्चर, उसमें 2-3 कंट्रीज आ गई जो भी मतलब। बट ऐसा नहीं था। मैं जहाँ प्लेस हुआ था वहाँ पे आई थिंक 20 से 25 और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी थे, बहुत सारे स्टूडेंट्स यूरोप से थे, एशिया से थे, जापान इंक्लूड कर लो, चाइना इंक्लूड कर लो, नॉर्वे था, एंड देन आपका मेक्सिको के भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स थे। तो ये काफ़ी इनरिचिंग एक्सपीरियंस था, एक ही साथ मैंने सिर्फ ना सिर्फ अमेरिका का कल्चर एक्सप्लोर किया बट फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया बाकी इंटरनेशनल एथनिसिटीज़ को भी, कम्युनिटीज़ को भी, और उनको भी आहिस्ता आहिस्ता समझा। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। और आई थिंक और भी काफ़ी यू ग्रेड के जो वो थे कैंडिडेट्स थे जहाँ जहाँ भी वो प्लेस हुए थे, उनको भी टू सम एक्सटेंड डिफरेंट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का एक्सपोजर मिला था। तो ये 2-3 चीज़ें हैं। बाकी ट्रैवलिंग ऑब्वियसली अगर आप अच्छे से प्लान करो, आपने टाइम भी दोस्त बना लिए हैं, या आई मीन दोस्त बनाना आई थिंक उतना ज़रूरी भी नहीं है अगर आप सोलो ट्रैवलिंग हम पसंद करते हो, बट मैं पर्सनली ऑब्वियसली अकेला ट्रैवल करना कभी पसंद नहीं करूंगा, और बहुत बड़ा रिस्क भी था। अली के साथ मैंने आई थिंक तकरीबन सारी ही ट्रिप साथ की हैं, और हमें पता है जब हम दो हम गुम हो जाते थे रास्तों में, और वो जो वो परेशानी जब आती थी जब रात में हमारे पास होटल की बुकिंग नहीं हुई होती थी, बट तब एक दूसरे का ही सहारा होता था हमारे पास। तो ट्रैवलिंग के हिसाब से मैं ये बोलूंगा कि प्लान जरूर हमेशा प्लान अहेड करना चाहिए, एक एक 1.5 1.5 महीना पहले जो है आपने हम वो करना है, पता हो आपको कौन सी टिकट्स हैं, कहाँ रहना है, कहाँ क्या खाना है, कितने पैसे साथ हों, कौन कौन सी चीज़ें साथ लेके जानी है, कौन कौन सी चीज़ें छोड़कर जानी है, एयरपोर्ट्स कौन से लेने हैं, वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें हैं। और साथ ज़रूर करें, अकेले करना मेरे लिए आई थिंक एक बड़ा बहुत रिस्की हो सकता है, अननोन सी जगह है, अननोन सी स्ट्रीट्स होती हैं। तो ये है। और बाकी ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो बहुत इनरिचिंग एक्सपीरियंस है, बहुत एक वंडरफुल एक्सपीरियंस है, ढेर सारी मेमोरीज हैं। आई थिंक अभी 8-9 महीने हो गए हमारी वापसी को, बट कोई ऐसा दिन नहीं गया जब मेरे मुझे फ्लैशबैक्स ना आ रहे हो उस पर्टिकुलर जर्नी के हवाले से। तो बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक हो गया क्या सर? अच्छा वैसे यार नॉर्मली मैं जो ट्रैवलिंग के रिलेटेड वीडियोस में इतनी बात करता नहीं हूँ, ज़्यादातर एसओपी के रिलेटेड, लेकिन आज कैसर आया हुआ है तो चलो मैं तुम लोग को ये भी थोड़ा सा ट्रैवलिंग के रिलेटेड भी बता देता हूँ, क्योंकि हम दोनों ने सारा जो है वो ट्रैवलिंग इकट्ठी की है। तो ट्रैवलिंग में यार सबसे पहले बजटिंग है, ठीक है ना? बजटिंग अपनी जो है ना वो रखो स्ट्रांग, और अपने साथ जो घूमने वाले बंदे या जो भी जिनके साथ जा रहे हो ना वो आपके सेम माइंडसेट के। जैसे मेरा और कैसर का था, हमारा माइंडसेट ये था कि यार हम कम खा लेंगे, ठीक है, और कपड़ों का भी इतना शौक नहीं था, शॉपिंग का, पर घूमना भाई हर जगह, ठीक है। तो अब तकरीबन $3,000 मिलते हैं आई गेस, 3,000। और तकरीबन हमने 13 13 या 12 12 स्टेट्स दोनों ने घूमी है, कैसर ने और मैंने। और जो है 1,700 समथिंग कैसर सेव करके लाया है, और 1,600 समथिंग कुछ जो है मैं सेव करके लाया हूँ 3,000 में से, और इतनी स्टेट्स भी घूम ली। प्लस ये नहीं कि हमने बिल्कुल खाया नहीं, हमने खाया भी, लेकिन प्लान किया। जिस तरह कैसर की यूनिवर्सिटी में जो है वो फूड वगैरह मिलता रहता था, जो है वो ये स्टॉक कर लेता था ट्रिप से पहले। मैं जो हूँ, मैं चादर वगैरह और इस तरह की चीजें, पावर बैंक, और मैं ये साइड लेके आता था। तो इस तरह हम दोनों ने जो है ना कॉपरेट करके किया था। तो ट्रैवलिंग जो है बहुत एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जो लोग खाली ये सोचते हैं कि यूग्रेड जो है बस जाके हम पढ़ेंगे, तो यार थोड़ा सा ट्रैवलिंग की साइड पे भी अपना रखना। ट्रस्ट मी, ये दोबारा चांस जो है वो नहीं मिलता लाइफ में। वंस इन लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है आपका, ठीक है। तो इसको जो है जितना कैश इन कर सको, एंजॉय कर सको, करो। अच्छा कैसे, अब वापस आते हैं सवालों जवाबों पे। ये ना वो आवाम बोले भाई आप कहीं दूसरी साइड पे निकल गए हैं। इसमें ट्रैवलिंग पे कभी दोबारा सीरीज मौका मिला तो इंशाल्लाह बनाएंगे। अच्छा कैसे, अब ये बताएं कि आप जब गए थे यूग्रेड के ऊपर,
ठीक है। एक कैसर जो यूग्रेड पे गया था, और यूग्रेड के बाद जब कैसर वापस आया तो क्या चीजें चेंज थी आपके अंदर? अच्छा, जब मैं गया था और जब मैं आया तो आई थिंक काफी सारी चीजें हैं जो कि बोली जा सकती हैं चेंज हुई हैं। एक तो ऑब्वियसली जर्नी बहुत बड़ी थी। आते साथ सबने बोला था तुमने वेट काफी लूज कर लिया है। और अली के साथ सारी जिम की जर्नी, ये सारी चीजें भी सारी शेयर हुई थी। तो वो सारी चीजें थी। बट उसके अलावा अगर वैसे देखा जाए, पर्सनैलिटी वाइज देखा जाए, तो आई थिंक काफी आपका माइंड जो है वो खुल जाता है, ओपन माइंडेड हो जाते हो आप एक तरह से। बट एटलीस्ट आप जैसे मैं बताऊंगा एटलीस्ट अपने कोर्सेज के हवाले से। मेरा एक कोर्स था पब्लिक स्पीकिंग पर ना, तो मुझे लगता है मैंने पब्लिक स्पीकिंग काफ़ी इम्प्रूव की थी। अपना कॉन्फिडेंस जो है मेरा काफ़ी बेहतर हुआ था। अम, बाकी एक और कोर्स था मेरा कैलिफोर्निया हिस्ट्री के हवाले से। उससे मैं ये समझता हूँ मेरी नॉलेज काफ़ी गेन हुई थी। कभी भी अब अमेरिका की हिस्ट्री के बारे में बात होती है तो मुझे कहीं ना कहीं से लिंक होता है, कहीं ना कहीं से क्लिक होता है कि ओ ये चीज़ मैंने पढ़ी हुई है। ठीक हो गया। अच्छा कैसे, अब एक चीज और डिस्कस करना चाहूंगा मैं आपके साथ। एक पॉइंट ये है कि एक चीज ये काफी फेमस भी है, और कह लें एक बात ये की जाती है कि जो लोग यूग्रेड के ऊपर जाते हैं ना, स्टूडेंट्स, तो वो कोई ना कोई नई चीजें सीख के आते हैं वहां से, कोई स्किल। जैसे कोई बंदा कुकिंग सीख के आता है, ठीक है, कोई कुछ सीख के आता है, कोई कुछ सीख के आता है, ठीक है। तो इसके बारे में कुछ स्टूडेंट्स को बताएं कि जो आपने जो है वो क्या क्या चीजें, जैसे मैं था, मैं बताता हूँ, मैं स्विमिंग और कुकिंग सीख के आया हूँ वहां से, ठीक है। तो आप जो है बताएं, आप क्या क्या स्किल्स वहां से सीख के आए, कुछ इस तरह की स्टूडेंट से भी, और कह लें कम्युनिटी से भी, या कहीं भी, किस तरह क्या चीजें सीखते अगेन इसमें मैं अपने इंटरनेशनल स्टूडेंट जो फ्रेंड्स थे जो मैंने बने मेरे बने थे बेसिकली, मैं उनको क्रेडिट देना चाहूंगा। उनके साथ रहकर मैंने उनकी लैंग्वेज सीखी। जर्मन फ्रेंड्स थे, मैंने उनसे जो है जर्मन में हाय हेलो कैसे करते हैं कुछ जर्मन जर्मन। अच्छा, जैसे कि मुझे पता नहीं था जर्मन को, सॉरी जर्मनी को जर्मन में डॉर्चलैंड बोलते हैं। ये जर्मनी का अपने कंट्री का नाम है। जैसे इंडिया में हिंदुस्तान बोला जाता है वैसे ही। तो ये दो तीन चीजें हैं लैंग्वेजेस के हिसाब से। आई थिंक जापानीज के भी कुछ वर्ड्स जो हैं मैंने सीखे थे। चाइनीज एक मेरी फ्रेंड थी, उससे मैंने काफी चाइनीज के वर्ड सीखे। और उसने आई थिंक पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद इसकी कोई ट्रांसलेशन भी करके सिखाई थी मुझे। और अगर छोटी मोटी चीजें देखी जाए, मेरे कैफे में कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी में हम कैफे में जो है साइड पर एक बड़ा सा पियानो रखा रखा रहता था। वो यूजुअली स्टूडेंट्स यूज नहीं करते थे। मैं जब भी कैफे जा रहा होता था, ऐसा टाइम है जिसमें बच्चे कम हैं या कुछ, तो मैं वहाँ पियानो जाके बैठ के यूज कर रहा होता था। मेरे साथ और भी अगर एक आध स्टूडेंट था जिसको आता था बजाना, तो मैं उसको बोलता था कि मुझे सिखाओ ये वाली ट्यून है, इसको कैसे बजाओ। वो जो है वो भी मैंने यू ग्रेड पे ही सीखा। यू ग्रेड को ही क्रेडिट्स देंगे। बाकी अली के साथ जब मैं रहा था, अली ने मुझे 3-4 दिन में स्विमिंग सिखा दी, कुकिंग सिखा दी। अली को जितनी कुकिंग आती थी वो मुझे भी आने लग गई। 2-3 डिशेज ही थी जो हमें आती थी। आई थिंक पास्ता बनाया था, राइस बनाया था। तो ये अब एक्सपीरियंस रहा। लिस्ट मतलब ऐसा नहीं बोलेंगे कि हम बहुत अच्छे थे कुकिंग में या बहुत अच्छे हो गए थे स्विमिंग में या पियानो बहुत अच्छा बजाना आ गया था, बट हर चीज़ का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस आ गया। लैंग्वेजेस में भी यही बोलूंगा मैं कि 3-4 वर्ड्स ही सही, बट आए जरूर। तो एक वेल राउंडेड सा लर्निंग वाला एक्सपीरियंस रह गया उनका। यार यही चीज़ है ना, हम लोग असल में हमारे जो यहाँ के स्टूडेंट्स होते हैं ना, हम लोग अपनी कैपेबिलिटीज को कंसिडर नहीं करते, लेकिन जब बाहर फॉरेन क्राउड में जाते हैं ना, तो हमें पता लगता है यार हम वाकई क्विक लर्नर हैं। हमारे जो यहाँ के बच्चे हैं ना, शार्प हैं, तेज हैं। अब जो चीज़ें मैंने आपको सिखाई थी वो मैंने खुद भी 2 हफ्ते में ही सीखी थी वहां जाके, ठीक है। तो आप आए, आपको 4 दिन में मैंने सिखा दी। तो लर्निंग के हिसाब से वाकई बहुत चीज़ें, ट्रेवलिंग भी सीखने को मिली, कैसे नेविगेट करते हैं, और पैनिक सिचुएशंस के अंदर जो है वो कैसे, क्योंकि हर एक पे आती हैं। इसके ऊपर भी मैं बनाऊंगा कभी सीरीज, हर एक यूग्रेडियन से जो है कुछ इस तरह का, उसमें इंशाल्लाह कैसर को मैं बुलाऊंगा। अच्छा कैसे, अब डिस्कशन को वाइंड अप करते हैं एक फाइनल क्वेश्चन के साथ, ठीक है। एक फाइनल क्वेश्चन आपसे मैं पूछूंगा कि जो ओवरऑल यूग्रेड की एप्लीकेशन है उसमें डिफरेंट प्रोसेसेस वगैरह होते हैं, जिसमें इंटरव्यू का जो एक पॉइंट आता है, ठीक है। तो इंटरव्यू का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? और इंटरव्यू के अंदर जो रिजेक्शन भी हो जाती है, काफी बच्चे रिजेक्ट भी हो जाते हैं, तो वो किस बेसिस पर? इंग्लिश इंग्लिश के बारे में भी थोड़ा सा बताइएगा कि इंटरव्यू के अंदर इंग्लिश की रिक्वायरमेंट क्या है, क्योंकि बच्चे बहुत इसको लेके ना डरे होते हैं। आई थिंक यूजुअली मुझे जो पता चला था वो ये है कि अगर 34,000 एप्लीकेंट्स है जो कि मैंने लास्ट टाइम सुने थे,
तो उसमें कोई 150-200 बच्चे हैं जो कि इंटरव्यू वाले प्रोसेस तक आते हैं। एंड देन फर्दर उसमें से भी 50 स्टूडेंट्स बचते हैं जो एक्चुअल में सिलेक्ट होते हैं, कुछ ऑल्टरनेट हो जाते हैं। बट अगेन मोस्ट ऑफ द स्क्रीनिंग जो है वो आपकी एसओपी के बाद और एप्लीकेशन के बाद जो है, ओवरऑल एप्लीकेशन जो है इंक्लूडिंग एसओपी, वहां तक हो जाती है। अगर इंटरव्यू स्टेज पर आप पहुंच गए तो आप समझो ऑलरेडी टॉप 1% में हो। तो बस एक और फाइनल मरहला होता है जो कि आपको क्रॉस करना है और आपने उसमें अपनी पूरी जान डाल देनी है कि आपका वो क्लियर हो जाए। तो उस केस में मैं ये बोलूँगा कि इंग्लिश वाला जो आपने सवाल किया, आई डोंट थिंक इंग्लिश का बहुत एक्सेप्शनली अच्छा होना ज़रूरी है, क्योंकि उनको भी पता है हमारी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है। इवन हमारे पाकिस्तान में जो कुछ लोग रहते हैं उनकी अपनी लोकल लैंग्वेज होती है, देन देयर नेशनल लैंग्वेज उर्दू, और फिर उसके बाद इंग्लिश। तो इंग्लिश थर्ड लैंग्वेज तक पहुंच जाती है। ऑब्वियसली आप उतने फ्लुएंट, उतने इजीली स्पीक नहीं कर पा रहे होगे। इवन मैं खुद अभी इस स्टेज पर आकर भी कहीं न किसी लेवल तक जरूर हम फील कर रहा होता हूँ कि इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। बट तो इंग्लिश का बहुत अच्छा होना जरूरी नहीं है, इट शुड बी इनफ फॉर द अदर पर्सन टू बी एबल टू अंडरस्टैंड यू। आई थिंक इतना सही है होना, इतना ही होना काफी है वो। ऑल्दो अगर यहाँ तक आ चुके हो तो वो कहीं ना ऑब्वियसली आप टोफल का एग्जाम्पल पहले ही दे देते हो, तो उससे आई थिंक इतना प्रूव हो जाता है कि इंग्लिश की आपकी गुड इनफ वो है, फ्लुएंसी है या केपेबिलिटी है बेसिकली। उसके अलावा आई थिंक इंटरव्यू इतना बड़ा होता भी नहीं है, 10 मिनट्स का होता है वर्चुअल इंटरव्यू। उसमें 3 से 4 सवाल पूछे जाते हैं और दो इंटरव्यूईज होते हैं। एक अमेरिकन होता है, अमेरिकन प्रोफेशनल होता है कोई, और एक पाकिस्तान से कोई साइकोलॉजिस्ट होती हैं जो कि आपकी वो कर रही होती है, इंटरव्यू का हिस्सा होती है। तो उनके दोनों के आई थिंक डिफरेंट मेट्रिक्स होते हैं जिन पर वो जज कर रहे होते हैं। अगेन यही बोलूंगा मैं कि आपने अपने आप को ओपन रखना है, ऐसा शो करना है कि यू आर ओपन टू एक्सपीरियंसेस। हाउ विल again the whole journey will benefit you in specific, and then how are you going to be a good ambassador of Pakistan while you are there, and then a good ambassador of US when you come back। उसमें आप स्पेसिफिक एग्जांपल शो कर सकते हो। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझसे जब ये सवाल पूछा गया था तो मैंने बताया था मुझे कुछ ऑल्दो इतनी आती भी नहीं थी, कुछ चंद चीज़ें ही आती थी मुझे। रेसिपीज आती थी कुछ नेशनल डिशेस की पाकिस्तान के। तो वो मैंने बोला था मैं वहाँ जाके वहाँ के लोकल्स को वो हम ट्राई करवाऊंगा कुछ बना के, तो उससे मैं पाकिस्तान को एक तरह से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें हैं जो कि आप मेंशन कर सकते हो इंटरव्यू में, और इससे आपका इंटरव्यू बेहतर हो सकता है। ठीक हो गया कैसर, इट वाज नाइस हैविंग टुडे। होपफुली आपने जो है वो काफ़ी अच्छा स्टूडेंट को गाइड किया होगा, स्टूडेंट्स को जो है वो बेनिफिशियल इन्फॉर्मेशन मिली होगी आपकी साइड से। तो यार अगर वीडियो जो है वो अच्छी लगी हो, लगा और जस्टिस किया, जो कि मैं कोशिश करता हूँ हर एलुमनाई से जो है वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव से सवाल पूछूं, ताकि तुम्हारे लिए डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज़ आएँ और तुम्हारी जो एप्लीकेशन है वो और ज़्यादा अच्छी हो जाए। तो वीडियो को जो है वो लाइक वगैरह कर देना। कमेंट में जो है कोई भी सवाल पूछना हो पूछ सकते हो, ठीक है। बीबीए के रिलेटेड हो तो कैसेट से पूछ के मैं आपको बता दूंगा। अगर जनरल हो तो मैं भी जवाब दे दूंगा। और भी एलुमनाइज के साथ इंटरव्यू आ रहे हैं। और अपना सारे ख्याल रखो, बेस्ट ऑफ लक और अल्लाह हाफिज़।